तो हम पढ़ रहे थे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। कौन कौन से टर्म्स हैं? सबसे पहले हमने डिस्कस किया था इसमें सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मास। आवाज आ रही है अब? 1 सेकेंड। आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? जो हम टर्म्स की बात कर रहे थे, पहले हमने पढ़ा मास किसे बोलते हैं। मास मीन्स द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट कॉल्ड मास। उसके बाद हमने पढ़ा वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस या गैस इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद पढ़ा हमने डेंसिटी को। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। और इसमें कैसे कन्वर्जन करना है हमने। अब हम आज फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज वेट। वेट क्या होता है? वेट जनरली होता है फोर्स एक्सर्टेड, कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। फोर्स एक्सर्ट कितना हो रहा है बाय ग्रेविटी या ड्यू टू ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये ऐसे समझ लो कि जैसे सपोज करो कोई बुक है, ये बुक आपने किसी टेबल में रखी हुई है, तो ये कितना इसका वेट है, जितना इसका वेट होगा उतना ये क्या करेगी, फोर्स एग्जिट करेगी, उतना ही तो फोर्स लगाएगी किस पे, टेबल पे। अगर आपने इसे टेबल के ऊपर रखा है तो जितना ये फोर्स नीचे को लगा रही है वही उसका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो और आप उसको रेस्ट स्टेज में ऐसे रखा हुआ है, तो जितना उसका वेट होगा उतना ही वो नीचे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। कोई हल्की सी चीज लगी है तो उसका फोर्स बहुत कम होगा, तो उसका वेट भी कम होगा। कोई अगर आपने हैवी चीज रखी हुई है तो क्या होगा, उसका फोर्स भी ज़्यादा होगा और फोर्स वेट भी ज़्यादा होगा। इसको डिनोट करेंगे W से। तो आपने पता होगा इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mg, और m फॉर मास एंड g फॉर ग्रेविटी। ग्रेविटी। मास इंटू ग्रेविटी। इसकी यूनिट क्या होती है बता सकते हो? यूनिट आपको इस फॉर्मूले से निकालना है। देखो मास की यूनिट क्या होगी, केजी, और ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, ग्रेविटी की यूनिट होती है मीटर पर न्यूटन। सेकंड स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो ये याद रहना चाहिए, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है या फिर यस सर। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके सर। यस सर। अब देखो ये टर्म्स आपको फिजिक्स में भी आएगा और केमिस्ट्री में भी है। हम्म। तो इसमें एक और चीज आती है, मास और वेट में डिफरेंस बताओ। ये फिजिक्स में ज्यादातर पूछा जाता है और केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है। दोनों जगह पे आप सेम आंसर लिख सकते हो। पहली चीज है इसकी डिफाइन, दोनों की डिफाइन लिख सकते हो आप, वो पहला पॉइंट हो गया। तो डिफाइन अभी बताई हुई है। दूसरी चीज है कि इसकी जो वैल्यूज होती है, वैल्यूज क्या करती है, जो मास है इसकी वैल्यू क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे आप इसे कहीं भी ले जाओ, यूनिवर्स के किसी भी जगह पे ले जाओगे तो मास की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन वेट क्या करता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। ऐसा क्यों होता है बता सकते हो आप? कि वेट अलग अलग ड्यू हो टू जाएगा। ग्रेविटी। हाँ वेरी गुड। ग्रेविटी फोर्स की वजह से। हाँ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी हर एक जगह अलग अलग होगी। तो जब ग्रेविटी अलग अलग होगी, और अभी हमने कहा कि W इज इक्वल टू mg, तो कहीं पे ग्रेविटी जीरो भी हो जाती है। जैसे आप यूनिवर्स में जाओगे तो वहां पे ग्रेविटी कई बार जीरो हो जाएगी, या अगर आप एरोप्लेन में जा रहे हो और मून में 1/6 हो जाती ग्रेविटी, तो इस तरीके से अगर ग्रेविटी चेंज होती जाएगी तो वेट भी चेंज होता जाएगा। तीसरी चीज आती है कि इसकी जो वैल्यू होती है, मतलब कितना हम लिख सकते हैं,
जैसे मास की जो वैल्यू होती है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नेवर भी जीरो। ठीक है, जो मास है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, लेकिन वेट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है आराम से। जैसे मैंने कहा कई बार ग्रेविटी जीरो हो जाएगी, अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट भी जीरो हो जाएगा, लेकिन मास उसका कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इसीलिए जो वेट है उसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और सर वेट पे फोर्थ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है? किस पे? कोई डिफरेंस आता है एटमॉस्फेरिक वेट पे? देखो, वेट में क्या होगा, ये मास है आपके पास और ये है ग्रेविटी, तो जो आप कह रहे हो वो वहां पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ जाएगा उस पर, लेकिन नहीं सर, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे उसका वेट तो है, बट अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ा तो उसका वेट थोड़ा चेंज होगा या वेरी करेगा? वेरी वेरी कर सकता है उसमें। अगर आपने किसी को बंद बॉक्स में रख दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो एयर का भी वेट आ जाएगा ना उसमें। ओके सर। जो आपने एयर फील करी है, जिस प्रेशर किसकी वजह से होगा, एयर की वजह से, तो उसका मास बढ़ गया ना उस कंडीशन में। ओके। आया समझ में? प्रेशर किसकी यस। वजह से होगा एटमॉस्फेरिक, कि आपके पास एयर उस समय ज्यादा हो गई, तो एयर ज्यादा होगी तो उसका मास बढ़ जाएगा, इसीलिए उसको लगता है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा, यानी वेट ज्यादा हो गया उसका, भारी हो गई वो चीज। लेकिन उसमें क्या है, उस एयर का भी वेट है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से उस पर आ रहा है। ठीक है, इसीलिए उसका वेट वहां पे क्या होता है, लगता है कि बढ़ गया है वो। तो वो इसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह, एयर की वजह से। अब देखो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम और वेट की यूनिट होती है न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके फोर डिफरेंसेस है। क्लियर है? फोर के फोर डिफरेंस। यस सर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, प्रेशर। प्रेशर किसे कहते हैं? तो प्रेशर आपने देखा होगा, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी परपेंडिकुलर फोर्स जो लगता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो भी चीज अपॉन में होगी उसे वन मान लेना हर हमेशा। तो ए को अगर हमने वन मान लिया तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही क्या हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, इसीलिए वेट बढ़ जा रहा है। ये जो प्रेशर है यही क्या है, फोर्स है पर यूनिट एरिया में। तो ये इसी से वेट उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, एक यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की यूनिट होगी न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होगी यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको डिनोट करेंगे पी से। तो यहाँ तक समझ में आया ये आपको? यस सर। अब इसमें आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे अभी आप कह रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे बोलेंगे, बता सकते हो आप? सर जो भी प्रेशर हमें एटमॉस्फेयर से किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, हाँ, जो प्रेशर कहाँ लगेगा, एटमॉस्फेयर से लगेगा, द प्रेशर एटमॉस्फेयर से एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ सरफेस। ऑब्जेक्ट हाँ, अर्थ सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पे एट सी लेवल, उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जनरली इसे दिखाते हैं एटीएम से, उसे कहते हैं 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 ATM। एटीएम होता है इसमें, ध्यान रखना। अब इसमें सारा गेम है जो वो किसका है, एटीएम का गेम है। तो इसमें देखो 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार, पहली चीज। दूसरा 760 टॉर। तीसरा 760 mm। चौथा 76 सेंटीमीटर। पांचवा 1.013 × 10⁵ पास्कल। अब इसमें सब कन्वर्जन का खेल है। जैसे मैंने कहा ये टॉर और mm बराबर हो गए, यानी 1 टॉर और 1 mm बराबर हो गए। अगर मैंने कहा सेंटीमीटर mm में, तो दिख जाएगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। ये एटीएम है और ये बार है। अगर आप इसे चेंज करोगे 1 बार इज इक्वल टू, तो ये 1 अपॉन में चले जाएगा। ये पास्कल का है, कई बार पास्कल में पूछता है क्वेश्चन को और एटीएम में दे देता है, तो आपको चेंज करना है इसे 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये कन्वर्जन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो क्वेश्चन आंसर में दो दो प्रेशर यूज होते हैं। तो एक बार उसने प्रेशर को किस में दे दिया, पास्कल में, और दूसरी बार उसने दे दिया उसे एटीएम में। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे, पास्कल को एटीएम में कैसे चेंज करेंगे? तो उसका रिलेशनशिप हमें आना चाहिए कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं। जितने एटमॉस्फेयर है उसको हम पास्कल में चेंज कर सकते हैं, या जितने पास्कल हैं उसको एटीएम में चेंज कर सकते हैं। तो जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो डेफिनेशन नहीं पूछी जाती इसमें ज़्यादा, डेफिनेशन की जगह पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कन्वर्जन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा इसमें कि 5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल है, इसको चेंज करो एटीएम में। तो कैसे चेंज करेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 एटीएम। तो इसमें 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.013 इंटू 10 की पावर 5 एटीएम। 1 के लिए ये हर हमेशा अपॉन में चले जाएगा। फिर जितने की वैल्यू आपको दी है 5 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल इज इक्वल टू, ये इसको मल्टीप्लाई कर देना ऊपर, 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 1.013 इंटू 10 की पावर 5 एटीएम में। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो साइन माइनस का हो जाएगा। जब भी साइन नीचे से ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, तो माइनस का ऊपर माइनस हो जाएगा। माइनस। ठीक है, तो ये कन्वर्जन कर दोगे आप सारे? यस। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर किसे कहेंगे जनरली? टेम्परेचर होता है किसी भी बॉडी का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस इन जनरल टर्म्स में। कौन कितना गर्म है या कौन कितना ठंडा है, वो उसका टेम्परेचर हो जाएगा। हमारे पास होते हैं 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्केल्स होते हैं, जिससे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। 3 स्केल कौन कौन से हैं देखो। पहला आपने सुना होगा डिग्री सेल्सियस, दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, और तीसरा होता है केल्विन स्केल। इसमें से ध्यान रखना SI यूनिट होती है केल्विन स्केल। SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। जब भी आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो टेम्परेचर हर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अगर आपने उसे डिग्री सेल्सियस में किया या डिग्री फ़ारेनहाइट में किया तो पहले ही आपका आंसर क्रॉस हो जाएगा, यानी वो आंसर कभी चेक नहीं होगा। कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे और टेम्परेचर आएगा तो उसे आपने केल्विन स्केल में चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से लेके पूरी केमिस्ट्री हो या पूरी फिजिक्स हो, कहीं पे भी अगर आप टेम्परेचर यूज करोगे तो वो किस स्केल में होना चाहिए, केल्विन स्केल में होना चाहिए। ठीक है, ये याद रहेगा। यस सर। क्यों होता है देखो केल्विन स्केल में, क्योंकि केल्विन स्केल में एक तो नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती है इसकी 0 वैल्यू अटेन करना भी इम्पॉसिबल है। केल्विन में टेम्परेचर की 0 वैल्यू भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो नेगेटिव तो हम सोच ही नहीं सकते, तो जब क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आसान हो जाता है। जबकि डिग्री सेल्सियस आप देखते हो नेगेटिव में हो जाता है, हम बोलते हैं -20 डिग्री सेल्सियस, तो ये आंसर को चेंज कर देता है पूरा। ठीक है, ये ऐसी डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। तो हम क्या करते हैं, केल्विन स्केल को चूज करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने में। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं। डिग्री सेल्सियस किसे कहेंगे, इसको डिनोट करते हैं हम लोग ये C से, यानी डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड। पहले सेंटीग्रेड कहते थे,
अब डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, स्मॉल टी से जनरली से डिनोट किया जाता है। इसे कहते हैं कॉमन स्केल ऑफ टेम्परेचर। कॉमन स्केल ऑफ टेम्परेचर, जनरली जैसे आप वेदर को मेजर करते हो तो हम डिग्री सेल्सियस में उसे मेजर कर लेते हैं कि आज 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, आज 35 है। तो ये वेदर को मेजर करने के लिए जनरली हम इस टेम्परेचर को यूज करते हैं। और जब हम इसकी यूनिट लिखते हैं तो यही डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड हम इसे यूज करते हैं, पहला। सेकंड आता है इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जो, ये जनरली इससे मेजर करते हैं हम फीवर। जैसे आपको फीवर या किसी को फीवर होता है और डॉक्टर के पास जाता है तो कहता है इसका 98 है, इसका 100 है, इसका 104 है। तो ये किस में मेजर करता है? डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस में नहीं होता वहाँ पे। जब फीवर को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं हम लोग, तो किस में करते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक। और जनरली इसको डिग्री एफ से ही डिनोट करेंगे हम इसे। तीसरा स्केल आता है इसमें केल्विन स्केल। ये साइंटिस्ट के नाम से है, केल्विन साइंटिस्ट का नाम था, उसी से इसका यूनिट का नाम रख दिया केल्विन, के। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक। और इसी को कहते हैं साइंटिफिक, SCIEN, साइंटिफिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। अभी मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया कि इसे साइंटिफिक क्यों कहते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करोगे आप, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या साइंस में कुछ भी होगा, तो आप टेम्परेचर की यूनिट किस में लिखोगे यार? हमेशा केल्विन में। ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या है बताओ, इसका रीजन क्या बताया था? जिस साइंटिफिक स्केल है टेम्परेचर, हाँ और इसमें नेगेटिविटी नहीं आती, हाँ, नेगेटिव इसकी वैल्यू नहीं नेगेटिव आती, वैल्यू कभी नहीं होती है और जीरो भी जीरो इम्पॉसिबल है। हाँ, तो इसीलिए क्या होता है, क्वेश्चन आंसर करने में आसानी हो जाती है। अब देखो इसको मैं अलग अलग स्केल में दिखाता हूँ आपको। 3 स्केल मैंने यहाँ पे बना दिए। देखो 1 पहला स्केल हो गया, दूसरा स्केल ये बना दिया मैंने, और तीसरा स्केल ये बना दिया मैंने। पहले वाले को मैंने कह दिया केल्विन, दूसरे को डिग्री सेल्सियस, तीसरे को डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। अब देखो तीनों की एक इनिशियल वैल्यू होगी, एक पॉइंट है जहाँ पे तीनों की तीनों वैल्यू सेम होगी। तो तीनों की अलग अलग इनिशियल वैल्यू होती है। जब केल्विन स्केल को स्टार्ट करते हो तो 273 केल्विन से हम स्टार्ट करते हैं जनरली, और इसको करते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस से। और जहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसमें फ़ारेनहाइट में 32 होता है। ध्यान रखना, आपके तीनों को अगर इक्वलाइज करोगे तो केल्विन में जहाँ पे 273 लिखा होगा वहाँ पे डिग्री सेल्सियस में 0 होगा, यानी इसका 0 डिग्री सेल्सियस इसके 23 केल्विन के बराबर हो गया, और इसका 32 फ़ारेनहाइट इसके बराबर हो गया। अब अगर आप ऊपर का पॉइंट देखते हो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे, तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा इसको लिखेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर, और इसका होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इसका 100 इसका 212 के बराबर होगा, इसका 373 के बराबर होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा है आपको तीनों स्केल का? यस सर। ठीक, तो ये इसकी इनिशियल पॉइंट होगी 273, इसका 0 और इसका 32 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अगर मैंने कहा फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ तो 32 डिग्री केल्विन। अगर केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ तो 273 केल्विन, और 0 डिग्री सेल्सियस तो होता ही है। अगर मैंने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताओ तो 373 केल्विन, या 100 डिग्री सेल्सियस, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो इसी को उसने क्या किया, फॉर्मूले में चेंज कर दिया। कैसे? देखो इसमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए एक चीज का ध्यान रखना है आपको। पहली चीज क्या है, किस स्केल की बात कर रहे हैं हम उसे यहाँ लिखेंगे,
माइनस उसकी इनिशियल रीडिंग क्या थी, इनिशियल रीडिंग डिवाइडेड बाय फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग किसी भी चीज का। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखो मैं हर एक के लिए अप्लाई करता जाऊंगा। स्केल है, कौन सा स्केल है उसे यहाँ पे लिख दो, माइनस उसकी इनिशियल रीडिंग डिवाइडेड बाय फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। अब जैसे मैंने कहा पहला डिग्री सेल्सियस के लिए, डिग्री सेल्सियस के लिए क्या होगा, सी इनिशियल रीडिंग उसकी 0 थी, फाइनल रीडिंग उसकी थी 100 माइनस इनिशियल रीडिंग थी 0 इज इक्वल टू, दूसरा मैंने लिखा केल्विन स्केल। केल्विन के लिए यहाँ पे क्या लिख दो, के लिख दो फिलहाल। इनिशियल रीडिंग है उसकी 273, फाइनल रीडिंग है 373 माइनस 273। और तीसरा है इसमें फ़ारेनहाइट का, तो फ़ारेनहाइट माइनस इनिशियल रीडिंग है उसकी 32 अपॉन फाइनल रीडिंग है 212 माइनस इनिशियल रीडिंग है 32। अब इससे आप क्या करोगे, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करो। अब मैंने कहा बताओ डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिलेशनशिप है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में, तो इन दोनों को इक्वल कर दो। क्या होगा देखो, सी माइनस 0 का 0, 100 माइनस 0 का 100 इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 373 माइनस 273 यानी 100। इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इधर चले जाएगा, तो क्या आ जाएगा, केल्विन इज इक्वल टू सी प्लस 273। ठीक है, यानी कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273। ये आपका क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया केल्विन और डिग्री सेल्सियस में। तो समझ में आया पहला रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। जितना भी डिग्री सेल्सियस है, देखो ये 0 है तो 273 ऐड कर दो। जैसे मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब 273 केल्विन है। कैसे आया, इसको यहाँ पे रख दो, 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो ये है आपका निकालने का तरीका। इसे क्लियर हुआ? अगर मैंने कहा इसको कन्वर्ट करो, देखो मैंने कहा यहाँ पे पहला है इसको करना है केल्विन स्केल में कन्वर्ट, माइनस 20 डिग्री सेल्सियस कितना आएगा बताओ कैलकुलेशन करके। माइनस 20 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन स्केल में। फॉर्मूला है कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी प्लस 273 और स्मॉल टी दिया हुआ आपको माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। तो कैपिटल टी कितना आएगा, 273 माइनस 20 यानी 253 केल्विन। 253 केल्विन। हाँ, तो T इज इक्वल टू 253 केल्विन। अगर मैंने कहा इसमें सेकेंड वन इज 550 कर लो, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये केल्विन स्केल में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इस फॉर्मूले में पुट करके बताओ। 313 नहीं, देखो 273 प्लस 50 कितना होगा, 323 हाँ 323 केल्विन। ठीक है, तो आपको ये निकालना है जितना भी डिग्री सेल्सियस होगा उसमें कितना ऐड कर देना है, 273। अगर मैंने अपोजिट कर दिया आपको, मैंने कहा डिग्री सेल्सियस में बताओ कितना होगा और केल्विन में दे दिया आपको, मैंने कहा यहाँ पे 300 केल्विन है, तो बताओ इसे डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा ये, इसमें माइनस कर देंगे। हाँ इसमें माइनस करेंगे, वेरी गुड। तो ये टी आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 माइनस 273 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो जब भी डिग्री सेल्सियस में से केल्विन में चेंज करना हो तो 273 ऐड करना है, और जब भी क्या है
केल्विन को किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में, तो सेल्सियस में 273 से माइनस करना 273 माइनस कर। है। ये क्लियर हो गया दोनों। यस सर। अब दूसरा आपको बताता हूँ रिलेशनशिप इसमें, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट में। अब इसमें क्या होगा देखो, पहला मैंने कहा था स्केल -0 अपॉन फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग इज इक्वल टू स्केल माइनस इनिशियल रीडिंग अपॉन फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसको देखो, यहाँ पे C है और यहाँ पे 100 हो गया, तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये हो गया F माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, अब मुझे F से निकालना है, तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या हो गया F माइनस 32 इज इक्वल टू 180 अपॉन 100 इंटू C। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 हो गया, ये 32 यहाँ से इधर चले जाएगा, तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/5 C प्लस 32। तो ये रिलेशनशिप हो गया फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में। समझ में आई ये वाला? यस। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास कि डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, और मैंने कहा पहला 40 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ इसे फ़ारेनहाइट स्केल में कितना आएगा। वन 104। हाँ 104 राइट। कैसे देखो 9/5 इंटू 40 40 प्लस 32, प्लस 32। 5 1 जा 5 8 जा 8 9 जा 72, तो 72 प्लस 32 यानी 104 राइट। ठीक है, अगर मैंने कहा यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना आएगा फ़ारेनहाइट में। कैसे करेंगे, 9/5 इंटू 50 प्लस 32, तो 5 1 जा 5 5 10 जा 50, 10 9 जा 90 प्लस 30 यानी 122। ठीक है, अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं। देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, कि बताओ वो कौन सा टेम्परेचर है। ठीक है, वो कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल इक्वल हो जाएगा। सोच सकते हो आप, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है कि जिसमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो जाए। तो इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ, देखो करना कैसे इसमें, कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब मैंने कहा दोनों इक्वल हो जाएं, इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस सेम हो गए। सपोज दोनों को कितना कर लो आप, x एज्यूम कर लो। अब दोनों की वैल्यू x लिख दो, तो क्या होगा x इज इक्वल टू 9/5x प्लस 32। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको यहाँ से दूसरी साइड ले जाओ, या फिर इसको इधर से इधर ले आओ, 32 को दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, देखो 9/5x माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये इधर आ गया ये इधर चला गया, तो -32। अब इसका एलसीएम ले लो, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x माइनस 5x अपॉन 5 इज इक्वल टू -32। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो,
इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4x इज इक्वल 4x टू is equal to -32 इंटू 5। into 5 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -32 150 इंटू 5 अपॉन 4। upon 4 से इसे कैंसिल आउट कर दो, 4 8 जा 32 और 8 5 minus जा 40, यानी -40 टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। आया समझ में क्वेश्चन अब आपको? yes अब इसी तरीके से वो आपको लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेता है आपके बोर्ड में कई बार। इसमें क्या कहता है वो कि किस टेम्परेचर पे जो डिग्री सेल्सियस है ये डबल होगा किसके, डिग्री फ़ारेनहाइट के। फिर कैसे निकालेंगे, मतलब कौन से टेम्परेचर पे, ऑन विच टेम्परेचर द डिग्री सेल्सियस बिकम्स डबल टू द डिग्री फ़ारेनहाइट। तो व्हाट इज द टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, देखो सपोज मैंने कहा कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू एक्स, तो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 2x 2x हो जाएगा। अब इसे कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में रख दो, आंसर फॉर्मूले में आएगा बस। आया समझ में? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे पजल टाइप का होता है, समझ में नहीं आता हमने करना कैसे इसको, तो इस टाइप से करना है आपको ये क्वेश्चन को। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/5 इंटू 2x प्लस 32। ठीक है, इसे सॉल्व कर लोगे yes तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा सॉल्व कर लोगे कि डिग्री सेल्सियस डबल होगा या फ़ारेनहाइट डबल होगा या ट्रिपल होगा या हाफ होगा, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे दे सकता है वो। आपको क्या करना है, एक को x मानना है और उसके रिलेटेड दूसरे को वैल्यू रखनी है और इसको यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी उससे आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, yes क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, डिग्री सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। ठीक है, तो ये टाइम हो रहा है, एक बार इसको रिज्वाइन करना आपने दोबारा। ठीक, मैं ऑफ करता हूँ, रिज्वाइन करो सेम आईडी पे।